काला जादू अस कलम M.A. राहत। अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा, मैंने कहा और भुरिया चनन दंदनाता हुआ वहाँ से निकल गया। अब मेरे लिए वहाँ रुकना बेकार था। चुनाचा मैं भी मकान से बाहर निकल आया। दिमाग सनसना रहा था, ख्यालात परेशान थे। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। ख्यालात में डूबा जा रहा था कि रास्ते में शकंता नजर आई। कॉलेज की यूनिफॉर्म में थी, मुझे नहीं देख पाई। पता नहीं कहाँ से आ रही थी। हो सकता है तालीम हासिल करती हो। घर वापस आ गया। पाँव खुद ब खुद जहाँ ले आए थे और कोई ठिकाना ही नहीं था। इसके बाद वही शाम, वही मामूलात। मेहमानों के लिए फूलों के हार लेने निकला था कि तमाशबीनों में एक सूरत नजर आई और सारी जान आंखों में खींच आई। आह, क्या ये मामू रियाज ही हैं? आंखें धोखा नहीं दे रही थीं। ये उन सूरतों में से एक सूरत थी जो आंखों की हसरत बन चुकी थी। मामू रियाज हमारे मामू ही नहीं, दोस्त भी थे। इतना अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ कि अब याद भी करता तो यकीन नहीं आता था। मगर वो तन्हा नहीं थे, उनके साथ 3 और आदमी भी थे। एक लंबे तड़ंगे नवाबों जैसे हुलिये के साहिब, बारीक मलमल का कढ़ा हुआ कुर्ता पहने, सिल्क की शेरवानी जिसके सारे बटन खुले हुए थे, दूध जैसा सफ़ेद रंग, तलवार कट स्याह मूछें, सर पर काली तिरछी टोपी, चूड़ीदार पजामा जिसमें कलाबुत्तू के फुंदने वाला अजारबंद, जिसका फुंदना कुर्ते से नीचे, वार्निश का लोफर, फर्शो जिसकी चरचर शोर के बावजूद सुनाई दे रही थी, होंठों पर पान की धड़ी जमी हुई। दूसरे 2 भी किसी हद तक ऐसे ही लिबास में मलबूस थे। अलबत्ता मामू रियाज शलवार कमीज पहने हुए साफ सुथरे नजर आ रहे थे, मगर उन साहब के साथ चलते हुए उनका अंदाज भी मुअद्दबाना नजर आता था। दिल ने पूरा यकीन कर लिया कि ये मामू रियाज ही हैं। बदन में फरीरी सी आई, पाँव आगे बढ़े, जी चाहा दौड़ कर लिपट जाऊं, इतना रोऊं कि आंखें आंसुओं के साथ बह जाएं। मगर अक्ल ने रोका। अपने बारे में कुछ अंदाज़ा है मसूद? हाथों में फूलों के हार पड़े दबे हुए हैं। एक बुरी जगह रहता है, हराम की कमाई पर जी रहा है। क्या लग रहा है इसका इल्म है? और फिर इसके बाद क्या होगा? वही सब कुछ ना जिससे बचना चाहता है। आह, मगर मामू को कैसे छोड़ सकता हूँ? पता तो लगे वो शक्तिपुर में कब आए। अम्मी और अब्बू कहाँ हैं? सब कैसे हैं? उन्हें महमूद के बारे में बताऊं। ना जाने अम्मी और अब्बा का क्या हाल होगा। रत्ना, ओ रत्ना, किसी ने मुझे पुकारा और मैं चौंक पड़ा। घूमकर देखा, मालती थी। यहाँ खड़े सो रहे हो, वहाँ रमा रानी इंतज़ार कर रही हैं तुम्हारा। मालती, तुम ये हार ले जाओ, मुझे कुछ काम है। अरे लेकर जाओ, डरते हो? मैं दूसरे काम से जा रही हूँ, मालती ने कहा और गर्दन झटक कर आगे बढ़ गई। मैं रुककर उन लोगों को देखता रहा। वो सामने वाले कोठे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। ये इत्मीनान हो गया कि वो लोग बेलावती के मेहमान हैं। पहले हार दे आऊं, इसके बाद आ जाऊंगा और फिर कुछ सोचूंगा। तेजी से आगे बढ़ा। ऊपर पहुंचा तो शरीर कशना नजर आई। जरक बड़क जोड़े में मलबूस, सुर्खी पाउडर से सजी हुई, आंखों में काजल के डोरे सजे हुए। गजरे लाए हो? उसने पूछा। हाँ, इसमें है, ये संभालो, मुझे कुछ काम है। मैंने उसे पुड़े देने की कोशिश की और वो पीछे हट गई। मुझे भी काम है, मेरे साथ आओ। कशना, ले जाओ जल्दी से, बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने आजिज़ी से कहा। ना रतन जी, आओ, मुझे भी काम है तुमसे। मालती नहीं है, वरना तुम्हें तकलीफ ना देती। वो वापस मुड़ गई। रमा रानी, राधा और लक्ष्मी हॉल कमरे में थी, जहाँ तबले की थाप और सारंगी के साथ घुंघरू छनक रहे थे। मजबूरन मैं कशना के साथ कमरे में दाखिल हो गया। कशना ने पुड़े खोले, गजरे निकाले और फिर मोतिये के फूलों का एक हार मुझे देकर बोली, इसे मेरे बालों में सजाओ। कशना, मैंने फिर खुशामद की। बांधो रतन, फूल लगाने से तुम पति नहीं बन जाओगे मेरे। चलो लगाओ। मुझे अंदाज़ा था कि वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगी। मजबूरन इसके बालों में फूल सजाए। उसने कलाइयों के गजरे उठाकर मुझे दिए। इन्हें मेरे हाथों में सजाओ। तुम मुझ पर जुल्म कर रही हो कशना, तुमने भी हम पर जुल्म कर रखा है, न जाने कब से। बांधो भाई, देर हो रही है। खासी देर लगी उसे पीछे छुड़ाकर। मैं फिर नीचे भागा। पूरी गली में नजर दौड़ाई, वो लोग नजर नहीं आ रहे थे।
इत्मीनान हुआ कि वो बेलावती यानी शकुंतला के कोठे पर होंगे। अब क्या करूं? क्या ऊपर चला जाऊं? मगर फिर क्या करूंगा? मामू के सामने इस तरह नहीं जाना चाहता था। ना जाने क्या हो जाए, ज़रा भी किसी को अंदाज़ा हो गया मेरे बारे में तो शायद इस बार पुलिस मुझे गिरफ्तार करने की जहमत भी ना करे, देखते ही गोली मार दी जाए। क्योंकि अब मैं सिर्फ 2 आदमियों का कातिल नहीं था, बल्कि पुलिस के 2 अफराद भी मेरे हाथों मारे जा चुके थे। वो तो शुक्र था, पागल की हैसियत से ना जाने कैसे यहाँ वक्त गुजारता रहा था और किसी को पता नहीं चल सका। अभी तक तो महफूज था, लेकिन कमीना सिफ्त भूरिया चरण, एक हल्की जुम्बिश मुझे फिर मुसीबतों में गिरफ्तार कर सकती थी। उसका खौफ तो लम्हा लम्हा रहता था मेरे साथ। जो भी होगा अज़ाब में गिरफ्तार हो जाऊंगा। न जाने बेचारे मामू रियाज क्या कर रहे हैं और किस तरह ये लोग अपने आप को महफूज रखे हुए हैं। मामू रियाज की जो झलक देखी, इससे अंदाज़ा होता था कि वो बहुत ज़्यादा बेकसी का शिकार नहीं हैं। मगर कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? शक्तिपुर में कैसे आना हुआ? क्या यहीं रहते हैं? ये सारी बातें जहन के पर्दों से टकरा रही थीं। फैसला किया कि जब वो नीचे उतरेंगे तो उनका पीछा करूँगा। ये देखने की कोशिश करूँगा कि कहाँ रहते हैं। बाद में सोचा जाएगा कि क्या कदम उठाना है। इस बात पर दिल जम गया था। बहुत देर तक पूरी गली के चक्कर लगाता रहा। यहाँ तक जो कुछ होता था अब मेरी निगाहों से ओझल नहीं था। उन लोगों के फौरी तौर पर नीचे आने का इम्कान नहीं था। अगर रक्स की महफिल में जम गए तो रात के 12 ही बजेंगे। कुछ भी हो जाए, मेरे लिए इससे ज़्यादा कीमती काम और क्या हो सकता था। फहत्ता मोहम्मद पनवाड़ी की दुकान पर खड़ा सोचता रहा और दुकान के करीब लगे हुए बिजली के खंभे के नीचे एक सीमेंट का थड़ा बना हुआ था, उस पर बैठ गया। फतेह मोहम्मद के हाथ बर्क रफ्तारी से चल रहे थे और पानों के अंबार लगाए जा रहा था। ग्राहक आते, फतेह मोहम्मद उनसे तरह तरह की बातें करता और पानों की गलोरियां बनाकर उन्हें पेश कर देता। उसकी चर्ब ज़बानी सुनने के काबिल थी। थोड़ी देर के लिए ग्राहकों का तोड़ा हुआ तो उसने मुझे देखा और बोला, भाई रतन लाल जी, आज यहाँ कैसे बैठे हो? उदास हो? झगड़ा हो गया घर में किसी से? मैंने उससे बात नहीं करनी, वह करना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने बात की तो जवाब देना भी ज़रूरी था। मैंने फीकी सी हंसी हंसकर कहा, मेरा किसी से झगड़ा होगा भाई फतू? हो भी सकता है। वैसे एक बात अपनी खोपड़ी में ऐसी अटकी हुई है कि खोपड़ी का भूसा निकल गया है। सोच रहा था कि तुमसे पूछें, जब भी हाथ लगोगे ज़रूर पूछूंगा। क्या भाई फत्तू? मैंने पूछा। यार, उस दिन जब तुम हमसे बातें कर रहे थे तो तुम्हारे मुंह से अचानक मेरे अल्लाह निकला था। ये क्या चक्कर है? तुम तो हिंदू हो ना? मैं हैरान रह गया। मेरे फरिश्तों को भी गुमान नहीं था कि ऐसी कोई बात हो गई है। यकीनन हुआ होगा ऐसा ही, मगर क्या जवाब दूं उसको? ख्वामख्वाह हंस पड़ा। फतेह मोहम्मद बहुत ज़्यादा गहराइयों में नहीं जाते। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनका पर्दे में रहना ही अच्छा होता है। लो और सुनो, अम्मा, क्या हम किसी से कहने जा रहे हैं? यार नहीं हो हमारे? बस ज़रा ये बता दो, हमारे तुम्हारे मुंह से भगवान भगवान क्यों नहीं निकला? बता देंगे फतेह मोहम्मद, किसी फुर्सत के वक्त बता देंगे। लोग घंटा भर से यहाँ बैठे हो, फुर्सत नहीं है तुम्हें? अम्मा, क्या किसी का इंतज़ार कर रहे हो? हाँ, यही समझ लो। किसका? फतेह मोहम्मद ने कहा। शुक्र था कि कुछ ग्राहक उसकी दुकान पर आ गए। मैं उसे जवाब नहीं देना चाहता था। वो ग्राहकों में उलझा तो मैं आहिस्ता से उसकी दुकान पर से उठ गया और उसके बाद वहाँ से काफ़ी दूर चला गया। मेरी निगाहें कोठे पर लगी हुई थी। वक्त गुजरता रहा। बैठे बैठे और घूमते घूमते पूरा बदन थक गया। अचानक ही मालती मुझे तलाश करती हुई पहुँच गई। अरे, तुमने तो मार ही डाला रतन जी, कहाँ चले गए थे? चलो, बुला रही हैं। कमियाँ, काम है? क्या काम है? मैंने झिल्लाए हुए लहजे में पूछा। लो, तुम भी मुझे ही डांट रहे हो। उधर से भी डांट पड़ रही है और इधर से भी। अब काम तो तुम्हें रमा रानी ही बताएंगी, हम क्या बताएं? तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। साथ चलो, यही कहा है उन्होंने। मैं दांत पीसता हुआ मालती के साथ वापस चल पड़ा। बेहतर ये था कि किसी ऐसी जगह रोपोश हो जाता जहाँ से कोई मुझे देख नहीं पाता। ख्वामख्वाह ये लोग जहन ख़राब कर रहे हैं। घर वापस पहुँचा तो रमा रानी ने एक काम मेरे सुपुर्द कर दिया। मैं भला उनसे क्या कहता? कोई 10-15 मिनट मसरूफ़ रहना पड़ा
اور اس کے بعد جیسے ہی کام ختم ہوا میں مالتی سے کہہ کر وہاں سے نکل بھاگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں اس جگہ کھڑا انتظار کر رہا تھا جہاں سے بیلاوتی کے کوٹھے کا دروازہ صاف نظر آتا تھا۔ 12 بج گئے۔ ساز و آواز کا کھیل ختم ہوا۔ مہمان اتر کر گلی سے باہر کھڑے ہوئے ٹانگوں کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ کی اپنی موٹریں تھیں اور کچھ ٹانگوں میں آئے تھے، باقی پیدل ہی چل پڑے تھے۔ لیکن بیلاوتی کے زینے سے وہ لوگ نیچے نہ اترے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ بیلاوتی کوٹھے سے دوسرے بہت سے مہمان نیچے اترے، پتہ نہیں وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے۔ کچھ وقت گزرا تو میری پریشانی انتہا کو پہنچ گئی اور اب میں اپنے قدم نہیں روک سکا تھا۔ یہ کیا؟ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اندر پہنچا۔ اندر ساز و سامان سمٹ رہا تھا۔ ایک ہی انداز ہوتا تھا ان کوٹھوں کی زندگی کے آغاز کا اور اختتام کا۔ بیلاوتی نے مجھے دیکھا۔ ان کے ساتھ کچھ اور لڑکیاں بھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ شکنتا موجود نہیں تھی۔ بیلاوتی نے نرمی سے کہا، ارے رتنا، تو کسی کام سے آیا ہے کیا؟ نہیں بیلا جی۔ ارے یہ بیلا جی کیا ہوتا ہے بھائی؟ چاچی جی کہتا تھا۔ تو مجھے آج بیلا جی کیسے کہہ رہا ہے؟ بھول گیا ہے؟ ارے رتنا، میں تیری چاچی ہوں۔ چاچی سمجھا؟ ہاں چاچی، وہ کچھ کام تھا آپ سے۔ رما رانی نے بھیجا ہے کیا؟ نہیں، میں خود آیا ہوں۔ تو اندر آ، ایسے اجنبیوں کی طرح باہر کیوں کھڑا ہوا ہے؟ آ بیٹھ، بڑی دیر میں آیا، کیا بات ہے؟ کچھ معلوم کرنے آیا ہوں بیلا جی۔ پھر بیلا جی؟ نہیں، میرا مطلب ہے چاچی جی، میں نے جلدی سے کہا۔ کیا معلوم کرنے آیا ہے؟ اور آج یہ تو کیسا بہکا سا ہے؟ چل چھوڑ، کیا معلوم کرنے آیا ہے؟ وہ 4 مہمان ایک ساتھ آئے تھے، ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ 4 مہمان؟ بیلاوتی نے ذہن پر زور دے کر کہا اور پھر ہنس پڑی اور بولی، یہاں تو 4 کر کے بہت سے مہمان آئے تھے۔ نہیں، وہ ایک صاحب، تلوار مارکا مونچھیں تھیں ان کی، کالی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، کرتا شیروانی اور اوہ اچھا، سمجھ گئی، ہاں کہیں باہر سے آئے تھے، شاید مراد آباد سے۔ بیلاوتی نے کہا۔ کب چلے گئے؟ وہ تو بہت دیر پہلے اٹھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر ہی بیٹھے تھے، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھے ہوں گے، مگر تھے کوئی رئیس قسم کے آدمی۔ نام نہیں پتا ان کا؟ پوچھا تھا، نام نہیں بتایا۔ کہنے لگے مسافر ہیں، ناموں میں کیا رکھا ہے، بس فن کے قدردان ہیں، فن دیکھنے آ گئے۔ شکنتا کو بہت کچھ دیا انہوں نے، اچھے صاحب حیثیت معلوم ہوتے تھے۔ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مراد آباد کے ہیں؟ بس یوں ہی انہوں نے خود ہی بتایا تھا۔ کہنے لگے مراد آباد سے آئے ہیں، آپ کی دھوم سن کر۔ نام بھی پوچھا مگر بتایا نہیں۔ اوہ، وہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی تو تھے؟ ہاں، سب ان کے مصائب معلوم ہوتے تھے، کوئی اچھے خاصے نواب وغیرہ لگتے تھے، رئیس آدمی تھے۔ کیا میرا مطلب ہے واپس مراد آباد چلے گئے؟ لے، مجھے کیا معلوم، مگر تجھے ان کی کھوج کیوں لگی ہوئی ہے؟ بیلاوتی نے کہا۔ نہیں چاچی، بس ایسے ہی، عجیب سے لوگ تھے، نہ جانے کیوں، جانے پہچانے سے لگ رہے تھے۔ معلوم کرنا چاہتا تھا کون ہیں؟ بیلاوتی نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، لے، مجھے کیا معلوم تھا، پتا ہوتا تو نام پتا بھی پوچھ لیتی ان کا۔ اب اتنا تو تجھے پتا ہی ہے، یہاں نہ جانے کون کون آتا ہے، بڑے بڑے 30 مار خان ہوتے ہیں ان میں، مگر ہمیں ان کی 30 مار خانی سے کیا لینا؟ ہمیں تو بس اتنا ہی کام ہوتا ہے ان سے جتنی ضرورت ہو۔ آ بیٹھ، کچھ کھائے گا کیا؟ نہیں چاچی، بہت بہت شکریہ، میں نے مایوسی سے کہا۔ دل رو رہا تھا، یقیناً ان دونوں لمحات میں سے ہی کوئی لمحہ ان کے جانے کا ہو سکتا تھا جب مجھے گھر واپس جانا پڑا تھا۔ سب پر غصہ آ رہا تھا۔ کشنا نے مجھے پھولوں میں الجھا لیا۔ مالتی مجھے بلانے آ گئی۔ بہت ہی برا ہوا، بہت ہی برا، بری طرح نڈھال ہو گیا۔ دل پر عجیب سا بوجھ لیے واپس آیا اور اپنے کمرے میں آ کر پڑھ رہا۔ یہ تو بہت برا ہوا، کیا ماموں ریاض بھی ان کے ساتھ مراد آباد سے آئے تھے؟ مراد آباد؟ تو فوراً ہی مراد آباد چلے جائیں گے، کیا ہوگا؟ شکتی پور میں نہ جانے کہاں ٹھہرے ہوں گے۔ بہرحال شکتی پور بھی اتنی چھوٹی جگہ نہیں تھی کہ میں ایک ایک گھر میں جھانک کر انہیں تلاش کر سکتا۔ میری بد نصیبی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اگر ہمت کر کے ماموں ریاض سے مل ہی لیتا تو کیا جاتا، جو ہونا ہے وہ تو ہر قیمت پر ہوگا ہی۔ ایک بار پھر وہ میرے ہاتھ سے نکل گئے۔
जी चाहा दीवाना वार बाहर निकलूं, गली गली कूचे कूचे में मामू रियाज पुकारता फिरूं, लेकिन इससे क्या होगा। शक्तिपुर में ज़्यादा अच्छे होटल तो नहीं थे, लेकिन वो नवाब किस्म के लोग थे। हो सकता है किसी होटल ही में ठहरे हों। एकदम से उठकर बैठा। ये फैसला किया कि होटलों के चक्कर लगा आऊं, मालूम करूं, लेकिन नाम पता भी तो मालूम नहीं था। दीवानगी ही थी मेरी। मामू रियाज को फिर से खो बैठा था। लेकिन मामू रियाज, आखिर वो यहाँ कैसे आए? वो तो इन चक्करों में कभी नहीं थे। ये अंदाज़ा ज़रूर हो रहा था मुझे कि वो शौकीन साहब जो अजीब से हुलिया बनाए हुए थे, मामू रियाज को लाए होंगे अपने साथ, वरना मामू रियाज तो बड़े ही नेक फितरत आदमी थे। लेकिन वो मजबूर कैसे हो गए? बहुत सी बातें थीं जो दिमाग में चकरा रही थीं, लेकिन जवाब किसी बात का नहीं मिल रहा था। बड़ा दुख हुआ था मुझे अपनी इस हिमाकत पर, वरना ज़्यादा ये तो अच्छा था कि क्या होता, मामू रियाज का पीछा करके उनका ठिकाना पता लगाया जाता और उनसे मिलता। दिल मेरे मुख्तलिफ ख्यालात और सवालात का जवाब खुद ही दे रहा था। हो सकता है मामू रियाज से मिलने के बाद सूरत हाल कुछ और ज़्यादा परेशान कुन हो जाती। वो मुझे ना छोड़ते, घर ले जाते, अम्मा अब्बा के पास ले जाते और फिर मैं उनके साथ रहता और वो मुसीबतों का शिकार हो जाते। जो कुछ हुआ बेहतर ही हुआ। मैंने ठंडी सांस लेकर सोचा। माँ बाप को, बहन भाई को याद करके आंखों में आंसू भर आए। ये आंसू न जाने कब तक तकिया भिगोते रहे थे और भीगे हुए तकिए पर रुखसार रखकर मैं सो गया। आंसुओं की ठंडक ख्वाब आवर बन गई। दिल बोझल था, बड़ा ही बोझल। सारा दिन बेकैफ गुजरा। शाम हुई, रात हो गई, लेकिन अब मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। इससे ज़्यादा यहाँ रुकना मुमकिन नहीं था। मुझे अंदाज़ा हो गया कि किसी से रिश्ता कायम हो जाए, किसी से टूट जाए, लेकिन भूरिया चरण मुझे नहीं छोड़ेगा, कहीं नहीं छोड़ेगा। वो हर जगह पहुंच सकता है। मुझे अपने काम पर आमादा करने के लिए वो हर गुर आजमा सकता है। यहाँ बहुत से लोग थे, हर एक का अपना मामला था। किसी को भी मेरी वजह से नुकसान पहुंच सकता था। अलबत्ता एक अंदाज़ा मैंने बारहा लगाया था। भूरिया चरण अब तक सिर्फ उन लोगों को नुकसान सफ़ाई हस्ती से मिटाता था जो मेरी कहानी से या उससे वाकिफ़ होते थे, या जो मेरे इस मसले के लिए कुछ करने पर आमादा हो जाते थे। जिन लोगों को इस बारे में कुछ नहीं मालूम होता था वो महफूज रहते थे, फिर भी ख़तरा रहता था। यहाँ मुझे बहुत सी परेशानियाँ थीं। ज़मीर इस माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये लोग कुछ भी थे, मेरे हक़ में बुरे नहीं थे। अगर मेरी वजह से इन्हें नुकसान पहुंचा तो कुछ नहीं कर सकूंगा इनके लिए। शकुंता और कुशना का मामला था, पुलिस थी, न जाने क्या क्या था जो यहाँ से अब निकल जाना चाहिए। आखिर फैसला कर लिया। बहुत वक्त गुजरा था यहाँ आलम बेहोशी में, और अब आलम होश में रमा देवी के एहसानात भी मुझे पर थे। जाने से पहले उनका शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी था। एक कागज़ और कलम तलाश किया मैंने और लिखने बैठ गया। मैंने लिखा, रमा रानी जी, बड़े फ़ख्र से, बड़े मान से मैं आपको माता जी कह सकता हूँ। उस दिन आपने कहा था मैं आऊँगा तो इस जगह को बुरा समझूंगा, होश में आऊँगा तो, और यहाँ से चला जाऊँगा। मैं उस वक्त होश में आ चुका हूँ, सब कुछ जान चुका हूँ, सब कुछ समझ चुका हूँ। रमा जी, इस दुनिया को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा। जितना देखा है वो मुझे बताता है कि माँ किसी शक्ल में हो, माँ होती है। मेरा मसला कुछ और है। मैं एक मुसलमान लड़का हूँ, अपने गलत कार्यों के अजाब से गुजर रहा हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरी नहुसत मेरे साथ पहुँच जाती है और मेरे करीबी लोगों को नुकसान पहुँचाती है। कई बार का तजर्बा है। मैं इस घर में अपनी नहुसत नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए ये घर छोड़ रहा हूँ। अगर मैं इन नहुसतों का शिकार को शिकस्त दे सका तो एक बार अकीदत के फूल लेकर आपके घर ज़रूर आऊँगा और आपको भरी महफिल में माँ कहकर पुकारूंगा, क्योंकि आप इस काबिल हैं कि आपको माँ कहा जाए। आपका बदनसीब रतन। ये कागज़ तह करके तकिए पर रखा। बाहर निकला तो मालती नजर आई। मैंने उसे रोका। मालती, कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? कितने रतन जी? 200-400। ये 200 हैं, और ला दूँ? नहीं, बस काफ़ी हैं, मैंने कहा और पैसे जेब में डालकर बाहर निकल आया। बहुत ही अफसरदा था। दुनिया के लिए बहुत बुरी जगह थी, लेकिन मुझे यहाँ बहुत प्यार मिला था।
बड़ी अपनायत मिली थी। दिल दुख रहा था इस जगह को छोड़ते हुए। सीधा रेलवे स्टेशन का रुख किया और जो पहली ट्रेन आई इसमें बैठ गया, ये मालूम किए बगैर कि ये कहाँ जा रही है। रेल में तरह तरह के लोग बैठे हुए थे, हमेशा ही होते हैं। ये मेरा पहला सफ़र तो था नहीं। ये सब मुझसे कितने मुख्तलिफ हैं। बेशक उनके साथ मसाइल होंगे, लेकिन मुझसे मुख्तलिफ। ये उनका हल तो नहीं पा सकते हैं। मेरी मुश्किल का कोई हल तो दूर दूर तक नहीं है। मेरे जहन में तो कोई रास्ता ही नहीं आता। न जाने मेरी इंतहा क्या है। अब तो दर्द ही दवा बनता जा रहा था। इतनी मुश्किलें आ गई थी ज़िंदगी में कि आने वाली किसी मुश्किल का खौफ बाकी नहीं रह गया था। हाँ, इतना ज़रूर कर सकता था, किसी और को अपनी मुश्किल का शिकार ना होने दूं, और ये कर रहा था मैं। इन मुश्किलात में जीना सीख रहा था। मगर इन मोहब्बतों का क्या करता जो दिल के गोशे में जागुज़ी थीं। इन प्यारों को कैसे भूल सकता था जिनके साथ होश की सुबह हुई थी। सच्ची बात है कि अब तो ज़िंदगी से दिलचस्पी ही नहीं रह गई थी। मुझ पर बहुत से मुकदमे कायम थे। हो सकता है अब तो मुझ पर कोई इनाम भी रख दिया गया हो। गिरफ्तार हो जाऊं तो कुछ बुरा भी नहीं होगा, मगर वो मनहूस मुझे मरने तो देगा नहीं। आंखों में गनूदगी सी आ गई। शायद कुछ नींद के झोंके भी आए थे। करीब बैठे हुए उधेड़ उम्र शख्स ने हमदर्दी से एक तरफ सिरकते हुए कहा, नींद आवत रे बेरा, लो लेट जाओ, सो जाओ, हम जागत रहें। नहीं बाबा जी, शुक्रिया, आपको तकलीफ़ होगी। ना पूत ना, काहे की तकलीफ़, सफ़र है कितना, कट जाएगा, लेट जाओ। आप मुझसे बातें करें बाबा जी। चुपचाप बैठा हुआ था, इसीलिए नींद के झोंके आने लगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी मर्जी। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा जी? बेकानार, हमारा बिटिया का ससुराल है, हुआ उसे लेने जावे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव हमारा रतौली रे, सुक्के का काम करे हैं हम वहाँ। 20 घर लगा रखे हैं, मौला गुजार कर अच्छा गुजारा होता है, मुअम्मर शख्स ने कहा। मगर उनके अल्फाज मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं थे। रतौली का नाम मेरे लिए बड़ी ही अहमियत का हामिल था। मैंने किस कदर बेसब्री से पूछा, आप रतौली के रहने वाले हैं? हाँ बीरा, क्यों, क्या नाम है आपका? इमाम बख्श। बाबा इमाम बख्श, आप तो वहाँ के रहने वाले सब लोगों को जानते होंगे। हाँ, पुरखों से आबाद हैं हम वहाँ। अब नई नगरी बस गई है, हुआ कुछ नए लोग आबाद हुए हैं। वहाँ एक नेक बुजुर्ग रहते थे, बड़े सच्चे और दीनदार आदमी थे। मैं उनका नाम भूल गया हूँ। पुराने आबाद थे। हाँ बाबा, बहुत पुराने, मैंने उम्मीद भरे लहजे में कहा। बड़े अच्छे अच्छे मनोई आबाद हुआ। इब्राहिम नाना हैं, हमीदुल्ला ख़ान हैं, अलीमुद्दीन ख़ान मरहूम, गुलाब अली ख़ान बेचारे हिंदू मुसलमानों के झगड़े में मारे गए। दिमाग में छनाका सा हुआ। एक नाम शनासा था 100%। चांद खान ने यही नाम लिया था, अलीमुद्दीन ख़ान यही नाम था। मैंने बेइख्तियार कहा, हाँ अलीमुद्दीन ख़ान फौत हो गए बेचारे, दमादम लेकर टला। दमे के मरीज़ थे और फिर उम्र भी 80 साल हो गई थी। इंतकाल हो गया उनका। मैंने डूबती आवाज़ में पूछा, लो आज की बात है, 7-8 साल हो गए। कोई रिश्तेदार थे तुम्हारे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अजीब सी कैफियत हो रही थी। रोशनी अंधेरा, रोशनी अंधेरा, यही हुआ था आज तक। वहाँ एक पुरानी मस्जिद थी जिसमें किसी नामालूम बुजुर्ग का मज़ार था। बिला आखिर मैंने कहा, उसी पर तो झगड़ा चला था। कमज़ात हरिया लाल ने सरकार से 8 बीघे ज़मीन खरीदी और पुरानी मस्जिद की ज़मीन भी उसी ज़मीन के बीच में आ गई। हरिया लाल वहाँ आबादी करना चाहता था, सो उसने मस्जिद पर भी नज़र डाली। मुसलमान उठ खड़े हुए, बस भैया, लठ चले। वहाँ सर खुले, 6 आदमी मारे गए, 4 मुसलमान 2 हिंदू। पुलिस आ गई, झगड़ा बहुत बड़ा, फिर मुकदमा चला और फैसला हरिया लाल के हक में हो गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस। वकीलों ने कहा मस्जिद पुरानी है और मुसलमान इसे इस्तेमाल भी नहीं करते, इसलिए हरिया लाल को इजाज़त दे दी जाए कि वो अपनी ज़मीनों को इस्तेमाल करे। फैसला हो गया था, मगर मुसलमान काफ़ी अरसे तक नहीं माने, डटे रहे। और जब भी हरिया लाल ने मस्जिद की तरफ हाथ बढ़ाया, मुसलमान सर पर कफन बांध कर आ गए। खूब पकड़ धकड़ रही। आधी बस्ती तो ऐसे ही खाली हो गई थी। फिर एक बुज़ुर्ग को ख्वाब में बशारत हुई। पुरानी मस्जिद के मज़ार के बुज़ुर्ग ने कहा, ज़मीन अल्लाह की है, हम खुद यहाँ से हटे जाते हैं, मुसलमानों को मत मारो,
نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بزرگ کی بات سب نے مانی اور ہریا لال نے اپنا کام کر دکھایا۔ سو اب اس جگہ نئی نگری آباد ہو گئی ہے، سارے سسرے ہندو ہی آ کر آباد ہوئے ہیں ہوا، یہ ہے وہاں کی بات۔ پر علیم الدین خان صاحب کو تو 7-8 سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میں خاموشی سے یہ سب کچھ سنتا رہا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھ رہی تھی، یہی ہو رہا ہے، شروع سے یہی ہو رہا ہے۔ بھوریا چرن ہر راستہ روک لیتا تھا۔ تقدیر اگر کبھی کچھ سامنے لاتی بھی تو بھوریا چرن کھیل ہی ختم کر دیتا۔ کیا اس کمبخت کا کوئی توڑ نہیں ہے؟ وہی سب سے بڑا گیانی تو نہیں ہے، اس سے بھی بڑے ہوں گے، سفلی علوم کے ماہر اور بھی بہت سے ہوں گے، کیا ان سب کو ایسی ہی قوتیں حاصل ہوتی ہیں؟ بھوریا چرن ایک انسان ہی ہے اور کالے جادو کا ماہر ہے، اسے اتنی بڑی قوت کیسے حاصل ہو گئی؟ اور اگر اس سے زیادہ طاقت والے سفلی علوم کے ماہر ہیں تو کیا انہیں بھوریا چرن کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ یا پھر اس کے سامنے ایسی قوتیں لے آئی جائیں جو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں؟ بھلا کالے جادو کا ایک ماہر قرآنی علوم کے سامنے کیسے ٹک سکتا ہے؟ اگر کسی بزرگ کی نظر واقعی ہو جائے مجھ پر تو کیا میری کشتی پار نہیں لگ جائے گی؟ یہ خیال دل میں عجیب سے احساسات پیدا کرنے لگا۔ بیچارہ امام بخش سادہ نگاہوں سے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، رتولی گئے ہو بھیا کبھی؟ نہیں بابا جی، میں کبھی نہیں گیا۔ تو پھر علیم الدین خان کے بارے میں کیسے جانت ہو؟ بس ایسے ہی نام سنا تھا کسی سے، اور اس مزار کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا جہاں سے لوگوں کو بڑا فیض ملتا تھا۔ ارے ان کی کیا پوچھو ہو، رتولی سنبھالے ہوئے تھے، جو پہنچ جاتا مراد پوری ہو جاتی تھی۔ یقیناً بابا، یقیناً۔ ویسے بابا جی، اور بھی ایسے مزار ہوں گے جہاں مرادیں پوری ہو جاتی ہوں گی؟ لو بھیا، بزرگوں سے دنیا خالی ہو گئی کیا؟ ارے ایک سے ایک پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو کسی ایسی جگہ کا پتہ معلوم ہے؟ کوئی ایسے بزرگ جن کا بڑا نام ہو؟ کوئی کمی ہے ان کی؟ دلی جاؤ، نظام الدین اولیاء، اجمیر جاؤ، خواجہ صاحب، کلیل شریف جاؤ، صابر رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ہزاروں خدا کے نیک بندے ہر جگہ موجود ہیں۔ بھیا کوئی منت ہے تمہاری؟ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ بابا امام بخش مجھے دیکھتے رہے، شاید سوچ رہے تھے انہیں اپنی منت کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر جب میں کچھ نہیں بولا تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ سفر جاری رہا، نہ جانے کب سو گیا۔ دن کی روشنی میں آنکھ کھلی تو گرمی لگ رہی تھی، ریل کے پنکھے جانے کب کیوں بند ہو گئے۔ بابا امام بخش بھی موجود نہیں تھے، ہو سکتا ہے ان کا اسٹیشن آ گیا ہو۔ ریل کے پہیے رگڑ رہے تھے، شاید بریکیں لگ رہی تھیں۔ کوئی اسٹیشن آ رہا تھا، کھڑکی سے باہر خالی خالی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ میں انہیں دیکھنے لگا۔ سانسی کا اسٹیشن تھا، پتھر کی سل پر یہ نام لکھا پڑھا۔ ٹرین رک گئی، لیکن بمشکل 2 منٹ، پھر وسل ہوئی، ایک اور وسل ہوئی اور ٹرین رینگنے لگی۔ میری نظریں کھڑکی سے باہر پلیٹ فارم پر جمی ہوئی تھیں، جہاں اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ آگے والے ڈبوں سے اس اسٹیشن پر اترے ہوئے لوگ ابھی اپنا سامان ہی سنبھال رہے تھے۔ پلیٹ فارم کے انتہائی سرے سے میرا ڈبہ گزرا تو میں نے ایک برقع پوش عورت کو دیکھا۔ اس نے ایک وزنی ٹوکری سنبھالی ہوئی تھی جو اچانک نیچے گر گئی۔ ٹوکری چٹائی کی بنی ہوئی تھی اور ہینڈل ٹوٹ گیا۔ کچھ سامان نیچے گرا تو عورت نے گھبرا کر برقعے کا نقاب الٹ دیا اور اچانک ہی چمک بڑھ گئی۔ یہ سارا کھیل ایک لمحے کا تھا۔ میرے ڈبے نے پلیٹ فارم کا آخری سرا چھوڑا، ٹرین رفتار پکڑنے لگی، مگر اس الٹے ہوئے نقاب سے جو چہرہ نمودار ہوا تھا، اس نے میرے پورے وجود کو لرزا دیا تھا۔ وہ شمسہ تھی، میری چھوٹی بہن۔ اب خون کو نہیں پہچانتا کیا؟ کچھ لمحے تو حواس ہی معطل رہے، سوچنے کی قوتیں مفلوج ہو گئیں۔ پھر ایک دم ہوش آیا، میں دیوانہ وار اپنی جگہ سے اٹھا۔ ممکن تھا کہ ٹرین سے چھلانگ لگا دیتا، مگر ہاتھ زنجیر پر جا پڑا اور ذہن نے ساتھ بھی دیا۔ چنانچہ پوری قوت سے زنجیر کھینچی۔ لوگ چونک کر میری اس طرح بھی حرکتوں کو دیکھنے لگے۔ کسی نے کچھ کہا بھی، مگر میں دروازے میں آ گیا اور آدھا نیچے لٹک گیا۔ لوگ چیخنے لگے، مگر کسی کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ رفتار فوراً ہی مدھم ہونے لگی، اور بس وہ اتنی مدھم ہوئی کہ مجھے زمین نظر آنے لگی تو میں نے چھلانگ لگا دی۔ پلیٹ فارم کافی دور ہو گیا تھا، پیچھے کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔
बस मैं बेतहाशा प्लेटफार्म की तरफ भाग रहा था। शम्सा, वो यहाँ क्या कर रही है? वो ट्रेन में तन्हा कहाँ से आई थी? शम्सा, मेरी बहन, पैरों में पंख लग गए। खासा फासला था, मगर मैंने बर्क रफ्तारी से तय किया और प्लेटफार्म पर पहुँच गया। बुरी तरह सांस फूल रहा था, आंखों के सामने अंधेरा सा फैल रहा था, मगर मैं आंखें फाड़े शम्सा को ढूंढ रहा था। वो अब प्लेटफार्म पर नजर नहीं आ रही थी। यकीनन सामान संभाल कर बाहर निकल गई होगी। चुनाचा स्टेशन से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। टिकट चेकर अपनी जगह से हट चुका था। मैं बाहर निकला। चारों तरफ सन्नाटा था, बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। मैंने हर तरफ नजर दौड़ाई, मगर शम्सा नजर नहीं आई। कुछ फासले पर 2 तांगे खड़े हुए थे, एक आगे था और दूसरा उससे कुछ पीछे। तांगे में खड़ा घोड़े के शाने सहला रहा था। मैं इसके करीब पहुंच गया। अभी अभी यहाँ तुमने किसी लड़की को देखा? मैंने फूले हुए सांस के साथ पूछा, और वो मुंह फाड़ कर मुझे देखने लगा। एक लड़की बुर्का पहने हुए थी, हाथ में टोकरी थी। मैंने फिर कहा, हाँ जी। तांगे वाला बोला, कहाँ गई, किधर गई? मैंने कहा, हमारे को क्या मालूम जी, और तुम कह रहे थे तुमने उसे देखा। देखा तो है जी, मगर गई किधर, हमें क्या मालूम। पैदल गई है। मेरा सांस बहाल होता जा रहा था। नहीं जी, सज्जू के तांगे में गई है। ओहो, तो यूं कहो, चलो तुम भी चलो। मैं उसके तांगे पर चढ़ गया और तांगे वाला हैरानी से मुझे देखने लगा। अजीब बेवकूफ़ आदमी हो, चलते हो या मैं तुम्हारा तांगा ले जाऊं? मैंने कहा, दांत पीस कर कहा। अरे नहीं जी, मगर जाओगे कहाँ? वो उचक कर तांगे पर चढ़ गया। उसने घोड़े की लगामें संभाली। आगे बढ़ो, मैंने गुर्रा कर कहा। तांगे वाला घोड़े को टकटकाता हुआ सड़क पे पतली थी, ना हमवार थी, सुर्ख ईंटों से बनी हुई, जो ज़्यादातर जगह जगह से टूटी हुई थी, और उन पर जगह जगह घोड़े की गंध नजर आ रही थी। 2 रोया दुकानें और इमारतें नजर आ रही थी, भद्दी बदनुमा और प्लस्तर से महरूम, मगर दूर दूर तक सन्नाटा। आगे जाने वाला तांगा अभी तक नजर नहीं आया था। मैंने तांगे वाले के शाने पर हाथ रखा और वो उछल पड़ा। मेरे रवैये और अंदाज से वो कुछ खौफजदा हो गया था। क्या बात है जी? उसने सहमी हुई आवाज़ में पूछा। माफ़ करना दोस्त, वो बुर्का पोश लड़की मेरी बहन है, मुझसे बिछड़ गई है। बहुत दिन के बाद वो मुझे नज़र आई, इसीलिए मैं परेशान हो गया हूँ। ज़रा तांगे की रफ्तार तेज़ करके सज्जू के तांगे को पकड़ो, जितने पैसे मांगोगे दूंगा। अच्छा जी। उसने एक तरफ उड़सा हुआ सांटा निकाला और फिर घोड़े को हिदायत देने लगा। ये सड़क सीधी गई है चौराहे तक जी, और ज़रा जल्दी चलो, कहीं वो दूर ना निकल जाएं। मैंने बेचैनी से कहा। तांगे वाले ने फिर घोड़े से गुफ्तगू शुरू कर दी, मगर घोड़े से उसके ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर मालूम नहीं होते थे, इसीलिए घोड़ा इससे ताउन नहीं कर रहा था। हम चौराहे पर पहुंच गए और तांगे वाले ने एक जायज़ सवाल कर दिया, अब किधर चलूं जी? मैं क्या जवाब देता, बस आंखें फाड़ने लगा। तांगे वाले ने खुद ही ये मुश्किल हल कर दी। वो जा रहा है सज्जू का तांगा। मैं उछल पड़ा। कहाँ? वो उधर गया है, दूर है, तो चलो ना, कहीं ओझल ना हो जाए, मैंने कहा, और तांगे वाले ने घोड़े को चाबुक लगाना शुरू कर दिए। खुदा खुदा करके मैंने भी सज्जू का तांगा देखा, वो भी इसलिए कि उसकी रफ्तार ही सुस्त हो गई थी। फिर हम उस वक्त पहुंचे जब वो रुक गया। बुर्का पोश लड़की की एक झलक मैंने देखी। वो एक मकान के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई थी। मैं गहरी सांस लेकर नीचे उतर गया। तांगे वाले को मैंने एक नोट दिया तब वो बोला, छूटे नहीं हैं साहब, जाओ भाई, खुदा के वास्ते जान छोड़ो। मैंने दोनों हाथ जोड़कर कहा और आगे बढ़ गया। शम्सा इस सामने वाले मकान के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी और इसी दरवाजे के दूसरी तरफ, इसके दूसरी तरफ यकीनन मेरे माँ बाप होंगे। आंखें तरस गई थीं उनकी सूरत को। अब तो उनके चेहरे भी धुंधला गए थे। शम्सा, मेरी रूह, मामू रियाज, अम्मी, अब्बा, ये बेचारे मेरी वजह से किस तरह दरबदर हुए। सांसी इस शहर का नाम है, शायद यहाँ से कोई वास्ता नहीं रहा हमारा। न जाने किन हालात के तहत उन्होंने इधर का रुख किया होगा। वो मुझसे ज़्यादा दूर नहीं थे, कैसे जाऊँगा उनके सामने? क्या होगा वहाँ जाकर, कैसे मिलेंगे? कदम मन भर के हो रहे थे, बदन ढीला जा हो रहा था। मैं खुद उनसे दूर भागता था, मगर सिर्फ ये सोचकर कि मैं एक मुजरिम हूँ, कातिल हूँ, और मनहूस भूरिया चरण मरदूद की तवज्जो उनकी तरफ ना होने पाए। वो इससे बचे रहें, और अब मैं उनके सामने जाऊं तो क्या वो मुझसे सब कुछ ना पूछेंगे?
بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے جسے بھوریا چرن کے بارے میں بتا دیا وہ بچ نہیں سکا۔ کتنا مشکل ہو جائے گا ان کے سوالات سے بچنا، ان کے پاس رکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان سے ملوں گا، دل ہلکا کروں گا، بس اتنا کہوں گا کہ ان سے کہ وہ میرے لیے دعا کریں، خدا سے میری مشکل دور کرنے کے لیے گڑ گڑائیں۔ میں اس عذاب سے نکلا تو ان کی خدمت کروں گا، ورنہ وہ مجھے صبر کر لیں۔ ہاں، محمود کی خیریت انہیں ضرور بتا دوں گا۔ ماموں ریاض کے بارے میں پوچھوں گا کہ وہ کس کے ساتھ شکتی پور گئے تھے۔ یہ سارے خیالات ان چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے دل میں آئے۔ عجیب تشنجی کیفیت تھی، نہ جانے کس طرح دروازے کی زنجیر بج جائے گی۔